वेलकम इन दिस चैनल। दोस्तों, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। जब भी आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें अंतर लिखने के लिए बोल दे, जिसमें हमें क्या बोले, अंतर लिखने के लिए बोले, तो आप क्या कीजिए, अपने पेज को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए एक पेज है, कोई ये एक पेज है, इसे हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह कि आपको इस बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। इसे हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर में लिख करके उत्तर या आंसर जो भी आपको लिखना हो लिख दीजिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अवतल दर्पण। जैसे अब ये क्वेश्चन के मुताबिक हम लिखे हैं, जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट ये हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद जिस तरह से बोले, दो अपने पेज को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, उस तरह कर दीजिए। और एक इस साइड अवतल दर्पण लिख दीजिए, इस साइड उत्तर। आपका मन हो तो इसको इधर इधर कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। तो इस तरफ उत्तर लिख देते हैं, इस तरफ इस तरफ अवतल लिख दिए, इस तरफ उत्तर लिख दिए। ये लिखे क्यों, ये लिखने की क्या आवश्यकता था, इसे हम वैसे भी तो लिख देते। इससे एक्चुअली होता है क्या कि हमें एग्जामिनर जो भी होते हैं या फिर हमारे कॉपी जो भी चेक करने वाले होते हैं, वो वहाँ पे चेक करते वक्त देखते हैं क्या कि मतलब मैं लिखा जो है वो है, उसके पास टाइम ही कम होता है ना, एक कॉपी पे थोड़े आपको भर दिन का टाइम दे दे। तो इससे होता है क्या, जब हम इस साइड तरफ कर देते हैं ना, उसको दिखने में अलग से दिख जाता है क्या कि अवतल दर्पण ये रहा, उत्तल दर्पण ये रहा, और इसका जो भी हम इसको डिफिनेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे दो भागों में, वो अलग से ही हमें उससे झलक जाता है, जिससे उसे क्या होता है, मार्क्स देने में आसानी होता है, और आपको 2 मार्क्स देने लायक वो एबल हो जाते हैं। एक्चुअली ये 2 मार्क्स में हर हमेशा पूछा जाता है। तो पहले देख लीजिए, हमने इस तरफ क्या दिए हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दिए हैं तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, है ना। पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम अंतर स्पष्ट करते हैं, तो पहले तो हम वो जान लेंगे कि एक्चुअली वो है क्या, है ना। तो अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण की परिभाषा हम देख ले। जिस गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप इसे देख लीजिए, ये कोई अवतल दर्पण है, इसकी क्या है, ये है इसकी परावर्तक सतह, अंदर वाली भाग जो क्या है वो धंसा हुआ है। ये तो सीधी हो गई, ये क्या हो गए, धंसा हुआ। इसके अंदर की ओर ये क्या है, धंसा कर्भाकार है, ये धंसा हुआ इस तरह। तो इसका क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, तो धंसा हुआ होता है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तल दर्पण में हम। आई होप कि अवतल दर्पण का आप परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब उत्तल दर्पण देख लेते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उससे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका आप देख लीजिए, परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। जिस भाग से ये रिफ्लेक्ट करती है, ये क्या है, उभरा हुआ है। परावर्तक सतह एक्चुअली कहते हैं किसको, जिससे प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है, ये प्रकाश, ये परावर्तक सतह क्या होता है, वो आप वहाँ से समझ चुके होंगे। तो इसका क्या है, ये रिफ्लेक्ट भाग क्या है, ये है। इसका रिफ्लेक्ट भाग क्या है, ये है। तो इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो क्या होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो आई होप कि आपको ये दो अंतर समझ में आ गया होगा। दोनों का आप चित्र इस तरह से पार दीजिएगा। अब इसका दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का दूसरा अंतर देख लीजिए। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें केवल ये क्या है, अवतल दर्पण में क्या है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल दर्पण में केवल और केवल, इसमें केवल आभासी इसी को काल्पनिक कहते हैं। इसी को काल्पनिक कहते हैं।
इसको काल्पनिक कहते हैं, आभासी को। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। क्या है, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक्चुअली इसको जब आप ये प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण में जानते होंगे, बनाना आप जानते होंगे, तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें क्या है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब केवल बनते हैं। तो आई होप कि आपका ये दूसरा अंतर भी समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में क्या है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसका तीसरा अंतर क्या है, देख लीजिए। तीसरा अंतर यह है कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्यों लिखे, जब ऊपर में लिख ही दिए तो इसको हम ऐसे लिख देते डायरेक्ट। इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या है, इसको अभिसारी दर्पण यानी कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन अब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण हम क्यों कहते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अभिसारी दर्पण क्यों नहीं कहते हैं। जैसे उत्तल दर्पण को, अभी एक सेकंड, उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि हम उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण ही क्यों कहते हैं, इसको क्यों नहीं अभिसारी की जगह अभिसारी, इसको हम क्यों नहीं कहते हैं। तो आप इससे पहले जानते हैं अभिसारी का मतलब होता क्या है, और यह अभिसारी का मतलब होता क्या है। आप अवतल दर्पण में पहले देख लीजिए, इसको हम अभिसारी दर्पण ही क्यों कहते हैं। एक्चुअली अवतल दर्पण का काम क्या होता है, ये देखिए, आपको यहाँ पे बता दूँ, सॉरी इस साइड ही बता देते हैं। ये अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण का काम क्या होता है। ये अवतल दर्पण है, आई होप आप जानते होंगे, ये अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह इस साइड होता है। ये करता क्या है, किसी भी कोई, ये मान लीजिए कोई प्रकाश का है वो बिंदु, अवतल दर्पण के इस पे रख दिए हम, कोई प्रकाश की बार करके। अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश को फैलाना। प्रकाश को ये बिंदु क्या करेगा, अब अभिसारी का मतलब ही होता है ये प्रकाश को फैलाता है, ये प्रकाश को फैलाता है। अभिसारी का मतलब ही हो गया, ये कोई बिंदु है, बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण अगर आगे बढ़ने के क्रम में वो फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। लेकिन ये दर्पण में आ गया तो ये क्या हो गया, अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये दर्पण क्या करता है, किसी प्रकाश को आगे की ओर फैलाने की काम करता है, ठीक है नहीं। तो हम इसको अभिसारी कहते हैं। और इसको अभिसारी क्यों कहते हैं, तो अभिसारी क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है कि किसी प्रकाश को वो किसी फैले हुए प्रकाश, यानी कि कोई किसी बिंदु से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो आगे बढ़ने के क्रम में वो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होती है आगे बढ़ने के क्रम में। तो जैसे ये हुई प्रकाश की, ये कोई फैली हुई बिंदु है, यहाँ से कोई मान लीजिए फैली हुई बिंदु है, ये क्या है, किसी एक बिंदु पे ये मिलते हुए, ये प्रकाश की कोई किरण है, ये दूर से आ रही है, ये किसी एक बिंदु पे मिलते हुए प्रतीत होगी। अवतल दर्पण में फैलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, किसी बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। वो कोई प्रकाश की किरण, जो फैली हुई प्रकाश की किरण होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ये किसी बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसीलिए इसको हम अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। दोस्तों चौथा, इसका अंतर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो हम अंतर देख रहे थे, इसका चौथा अंतर क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी कि आप अवतल दर्पण का चित्र देख लीजिए, यहाँ पे पार्ट दूँ, अवतल दर्पण इस तरीके के होता है, इस तरीके के, तो इसका फोकस दूरी किधर है, पोल से, ये रहा पोल, इसका फोकस दूरी इस साइड है, यहाँ पे होगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव, धनात्मक, तो इसका फोकस दूरी क्या है, धनात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण देख लीजिए किस तरह होता है,
इस तरह के होते हैं उत्तल दर्पण। इसका फोकस दूरी किस साइड है, कहीं ना कहीं इस साइड होगा, तो ये क्या है, ऋणात्मक होगा। इसका दो अंतर तो समझ गए। चौथा अंतर क्या है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं। आखिरकार इस दोनों में ये जब अंतर है तो दोनों का उपयोग भी कहीं ना कहीं अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो चलिए हम इसका उपयोग देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट उपयोग क्या है इसका, अवतल दर्पण का उपयोग देख लीजिए। टॉर्च के रूप में करते हैं सर्च लाइट के, गाड़ियों के अग्रदीप जिसे हेडलाइट कहते हैं, यहाँ पे किया जाता है। इन सिचुएशन में, ये तीनों सिचुएशन में जब हम अवतल दर्पण को देखते हैं तो सिचुएशन में क्या होता है, जो ये सर्च लाइट है या फिर गाड़ियों के हेडलाइट है, उस सिचुएशन में क्या होता है, जो लाइट लगे, जो बल्ब लगे होते हैं इसके अंदर में लाइट लगा होता है, वो अवतल दर्पण के फोकस पे लगा रहता है। ये मान लीजिए आप अवतल दर्पण है, इसके फोकस पे लगा रहता है। इसके फोकस पे जो लाइट बल्ब होता है वो यहाँ आकर के लंबाई में थोड़ी इसके फोकस पे, या फिर ये इतना ही फोकस का होता है, यहाँ पे बल्ब लगा रहता है। क्योंकि आखिरकार ये कहीं ना कहीं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है, इस दोनों का इतना डिफरेंस निकला जब से, इसका उपयोग कहीं और होता है, इसका उपयोग कहीं और होगा। क्योंकि ये दोनों जब अलग अलग है तो इसका उपयोग भी कहीं ना कहीं अलग अलग ही होगा। और क्यों होगा वो भी हम देख लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं कि जहाँ पे ये यूज कर सकते हैं वहाँ पे ये क्यों नहीं कर सकते, चाहे जहाँ पे अवतल दर्पण करेंगे वहाँ पे उत्तल दर्पण क्यों नहीं, चाहे जहाँ पे उत्तल दर्पण करेंगे वहाँ पे अवतल दर्पण क्यों नहीं। एक्चुअली आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो कुछ ना कुछ आपको भी समझ में आ गया होगा। फिर भी चलिए हम देखते हैं इसके उपयोग और एग्जाम्पल से देखते हैं कहाँ पे किसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे अवतल दर्पण में देख लीजिए इसका उपयोग क्या क्या है। हम दैनिक जीवन में टॉर्च के रूप में करते हैं, सर्च लाइट के रूप में, या फिर गाड़ी का अग्रदीप हो। अग्रदीप क्या होता है, हेडलाइट को कहते हैं, जो आगे में लगा रहता है लाइट, गाड़ी की जो रोशनी आगे की ओर फैलाती है नाइट में, उसे हम अग्रदीप कहते हैं। वो वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो एक्चुअली होता है कैसे वो हम देख लेते हैं। पहला क्या है, टॉर्च में या फिर सर्च लाइट में या गाड़ी की हेडलाइट, इन तीनों सिचुएशन में क्या होता है, जो लाइट होता है वो अवतल दर्पण के ठीक फोकस पे होता है। कहाँ पे होता है, तो फोकस पे। आपने अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन में देखे होंगे कि जब वस्तु फोकस पे रहता है, जब कोई वस्तु फोकस पे रहता था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, तो अनंत पे जा कर के बनता था। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी अवतल दर्पण के फोकस पर अगर हम किसी लाइट को रखेंगे तो वो उस लाइट से जो रोशनी निकलेगी कहीं ना कहीं वो क्या होगा, समांतर आगे की ओर यानी कि अनंत की ओर वो प्रकाश जाएगी। तो वो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जब मान लीजिए कोई एक लाइट है, जब हम अवतल दर्पण के फोकस दूरी पे रखते हैं यहाँ पे, जब ये प्रकाशमान होगा, प्रदीप्त होगा, प्रकाशमान होगा, तो क्या करेगा, प्रकाश फैल के कहीं ना कहीं इससे टकराएगा। जब भी प्रकाश निकलेगी कुछ रे इससे टकराएगा, और ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा, समांतर आगे की ओर निकल जाएगा। क्या होगा, टकराने के बाद समांतर आगे की अनंत की ओर ये निकल जाएगा प्रकाश की किरणें। तो यही सिचुएशन इस तीनों में होता है। और इसके बाद इसको जब सड़क साइड में आप देखते होंगे, सड़क, ये जो सड़क मार्ग गई होती है उसके साइड में भी कई खंभे लगे होते हैं, है ना, खंभे लगा होता है। सौर ऊर्जा वहाँ पे सौर प्लेट के द्वारा, पैनल के द्वारा जो लगाया जाता है, उसमें भी जो लाइट रहता है उसमें भी कहीं ना कहीं यही वाला अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, उस रोशनी को आगे की ओर फैलाने के लिए। जो रोशनी इससे निकलती है उस रोशनी को फैलाने के लिए सड़क जिसे प्रदीप्तमान रहता है, प्रकाशमान रहता है, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में क्या होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद क्या है, हजामती दर्पण के रूप में, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए जब हम शेविंग करवाने के लिए जाते हैं सैलून, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो मिरर लगा रहता है वो भी मिरर क्या होता है, अवतल दर्पण का ही होता है। तो वहाँ पे ये अवतल दर्पण किस तरह से काम करता है, हजामती दर्पण के रूप में हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका लास्ट एक इमेज बनाने का फॉर्मेशन है अवतल दर्पण में
कि जब वस्तु को एफ और पोल के बीच में हम रखें, वस्तु को कहाँ पे, एफ और पोल के बीच में रखें, तो क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कि दर्पण के पीछे में बनता है। सिर्फ एक ही ऐसा ये अवतल दर्पण में एक ही इमेज फॉर्मेशन एक ऐसा है, छठा इसका जो निकलता है वही एक ऐसा होता है जो आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है, और वो वस्तु से बड़ा बनता है। कब बनता है, तो वो जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु का पोल और फोकस के बीच में रहता है तो क्या होता है, इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हजामती दर्पण में जब भी हम जाते हैं हजामती के पास दाढ़ी या फिर शेविंग करवाने के लिए, उस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग दर्पण के वहाँ पे जो दर्पण लगे होते हैं उस दर्पण के पोल और फोकस के बीच में उसका जो सीटिंग होता है बैठाने का, वो इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, अपने लोगों को वो या फिर हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे चेहरे पे छोटे छोटे पिंपल्स हो या फिर जो भी हो, उसका क्या करता है ये अवतल दर्पण, उसका छोटे पिंपल्स को बड़े प्रतिबिंब बना देता है। कब, जब हम दर्पण के पोल और एफ के बीच में बैठते हैं तो क्या होता है, शेविंग बनाते वक्त हम पोल और एफ के बीच में बैठते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे चेहरे पे छोटे छोटे पिंपल्स या फिर छोटे छोटे दाढ़ियाँ जो होती है वो बड़े करके अवतल दर्पण हमें बहुत आसान तरीके से दिखा देता है, जिससे दाढ़ी बनाने में या फिर शेविंग करने में वहाँ पे आसान हो जाता है। छोटे छोटे बाल भी इसमें आसान तरीके से दिख जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो फेस होता है अच्छा से क्लीनिंग हो पाता है। तो ये हो गए हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि जब वस्तु को एफ और पोल के बीच में रखते हैं तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए। उसके बाद दांत चिकित्सक वो भी उसके बाद सौर भट्टियों में और परावर्तक दूरबीन में करते हैं इसका उपयोग। चलिए आप देख लेते हैं अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। उत्तल दर्पण का उपयोग कुछ उतना खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे अहम भूमिका निभाती है हमारी ज़िंदगी के लिए। ये तो थी, वैसे हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ अहम भूमिकाएं होती है फिजिक्स में या फिर किसी भी वो सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा ज़्यादा रोल मोड इसलिए आ जाता है क्या, कि आप कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में जब भी चलते हैं सड़क पे, तो उस समय आप कोई सबसे ज़्यादा अहम भूमिकाएं निभाती है ये साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करती है, तो साइड मिरर के रूप में हमें सबसे बड़ी भूमिका क्या निभाती है, कि जो भी गाड़ी होती है उसके पार्श्व दर्शन यानी कि उसके साइड भाग को साइड मिरर के रूप में क्या करता है, वो यूज होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज क्यों होता है, क्योंकि आप अभी तक यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्या, कि जो उत्तल दर्पण होता है, क्या है उत्तल दर्पण जो है, इसका कैच भाग या परावर्तक एरिया जो होता है बड़ा होता है, अवतल दर्पण के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। ये यहाँ से दूर की वस्तु ये इसका परावर्तक सतह इतना दूरी है, इतना बड़ा है इसका परावर्तक सतह, जिससे ये क्या करता है, ये यहाँ पे रखे किसी वस्तु का, किसी बड़े से बड़ी वस्तु का, ये क्या करता है, इमेज अपने इस पे फोकस, अपने जहाँ पे बनता है इसका इमेज क्या करता है, ये छोटे से छोटे इमेज को बनाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है आप उत्तल दर्पण में, कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, जब भी हमारे कोई भी वाहन, चाहे बाइक हो या फिर कोई 4 चक्का हो, कोई भी गाड़ी हो, उस सिचुएशन में जब ये साइड मिरर के रूप में लगा रहता है, तो हमारे पीछे में जो भी गाड़ियाँ आ रही है, हमारे पीछे में जो भी गाड़ियाँ आ रही है, उस गाड़ी क्या होता है, वो गाड़ी तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटी भी हो सकती है। तो वो क्या करता है, उत्तल दर्पण उसका मिरर, उसका प्रतिबिंब अपने इस मिरर में क्या करते हैं, छोटे साइज करके बना देते हैं, ताकि इस आगे वाले चालक को ये पता चल जाए कि कोई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, हम इसको साइड दे दे, या फिर आगे जाके जहाँ पे भी उसको साइड देने का मार्ग वो उसको साइड दे देते हैं, जिससे क्या होता है कई बड़े बड़े दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। बाय द वे, अगर ये नहीं होता
तो मान लीजिए इसको अगर ब्रेक लेना होता, ये एकाएक ब्रेक ले लेते, इसको पीछे का कोई क्या है नहीं है, ये तो अपने मोशन में ही आएगा, अपने एक्सीलरेशन में ही आएगा, ये तो इसको टक्कर दे देगा। अगर ये मिरर से देख लिया हमारे पीछे में भी कोई गाड़ी आ रही है तो क्या करेगा, उस समय में ये बंदा पहले तो इंडिकेट करेगा, उसके बाद ब्रेक मारेगा ताकि ये बंदा भी सेफ रह सके। तो कहीं ना कहीं उत्तल दर्पण के हमारे जीवन में बहुत यहाँ पे आकर के बहुत बड़ा अहम भूमिकाएं हो जाती है। तो आई होप कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अंतर वाले वीडियो देखने के लिए या फिर क्लास 10th की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।